हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म NoBroker.com के CEO और को फाउंडर मिस्टर अमित कुमार अग्रवाल जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका मकान दुकान के इस मंच पर, मनी नाइन के शो मकान दुकान के इस मंच पर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि RBI की तरफ से रेपो रेट में बढ़ोतरी की जा रही है और भारत ही नहीं दुनिया भर में जो है हम देख रहे हैं कि अब जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है। आप प्रॉपर्टी पर इसका कोई असर देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं बढ़ती ब्याज दरों का नेगेटिव असर, कुछ लोग कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन है, दिवाली के इर्द गिर्द कुछ एक बुकिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आप लंबे समय से इस क्षेत्र में हैं, आप कैसे देख रहे हैं? तो हमारे नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे लाखों कस्टमर आते हैं हर महीने, तो हमारे पास काफी डेटा रहता है। और आप अगर हम देखें तो अभी जो घर खरीदने वाले लोग हैं वो ज्यादातर एंड कंज्यूमर है जो अपनी खुद की जरूरत के लिए खरीद रहे हैं, बिल्कुल। और उनके अंदर कोई भी कमी नहीं आई है। इसका एक रीजन है, वो रीजन ये है कि हालांकि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ गया है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, पर इंडिया का अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया में इन्फ्लेशन इतना बहुत बार रहा है। और अगर आप रेपो रेट, हालांकि रेपो रेट बढ़ने से बार बार बढ़ने से लग रहा है कि रेपो रेट क्या बहुत इंक्रीज हो गया, लेकिन अगर आप पिछले 20 साल का हिस्ट्री निकाल के देखें तो रेपो रेट का एवरेज 6 से 8% के बीच रखा है आरबीआई ने। उस हिसाब से अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉन्ग टर्म हिस्टोरिक एवरेज से अभी भी लोअर है। इसलिए कोई इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, टेम्परेरी इम्पैक्ट दिखता है जिस दिन रेट बढ़ता है, बिकॉज कुछ लोग जिनकी बात हो चुकी होती है कि EMI पे, उनको थोड़ा सा वापस अपना माइंड मेकअप करना पड़ता है। लेकिन अभी भी चूंकि इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म एवरेज से कम है और प्रॉपर्टी के प्राइसेस अभी भी अट्रैक्टिव हैं और एंड यूजर को लेना ही लेना है क्योंकि रेंटल बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें बाय सेल में इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। कोविड की दूसरी लहर के बाद घरों की बिक्री में हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा रुख देखने को मिल रहा है। रेंटल हाउसिंग में कैसी डिमांड दिखाई दे रही है, जिसका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि अब जो लोग हैं वापस आ रहे हैं शहरों के अंदर, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया है, ऐसे में कितना किराया बढ़ा है और आने वाले दिनों में किराए की वृद्धि में और कितना इजाफा आप देख रहे हैं? किराया तो बहुत ज्यादा बढ़ा है मेट्रोज के अंदर, खासकर उन मेट्रो में जो IT जॉब से डिनोमिनेटेड हैं, क्योंकि उनमें ही ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो पुणे, बैंगलोर, कुछ हद तक बॉम्बे, ऐसे शहरों में तो बहुत ज्यादा, गुड़गांव, तो इन शहरों के अंदर बहुत ज्यादा रेंट बढ़े हैं। मैं आपको बैंगलोर का उदाहरण देता हूँ कि जहां पर साल में 6 से 7% रेंट बढ़ता था, वहां इस बार 15 से 30% तक रेंट बढ़े हैं। कई जगह ऐसा हुआ है जहां अच्छे खासे रहते हुए टेनेंट को भी ओनर ने हटा दिया है क्योंकि उसको इतना अच्छा रेंट मिल रहा है। और उसका कारण यही है कि 2 साल से अर्बनाइजेशन तो हो रहा है, लेकिन वो लोग आए नहीं है फिजिकली ऑफिस और उस शहर में। तो एक तरफ से सबसे जो है डिमांड हाउसिंग की बहुत बढ़ गई है, रेंटल हाउसिंग की, और दूसरी तरफ कोविड की वजह से सप्लाई नहीं है रेंटल हाउसिंग की। तो सप्लाई डिमांड का बहुत ज्यादा मिसमैच हो गया है, जिसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ मेट्रो शहरों में बहुत ज्यादा रेंट इंक्रीज हो गया है, खासकर गेटेड कम्युनिटीज में और उन एरिया में जहां पे ऑफिसेस पास में। अब आपने कहा कि अब ऑलरेडी काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी है, तो अगला सवाल यही हुआ कि लग्जरी और मिड रेंज के घरों के किराए में तो हम देख रहे हैं दूसरी लहर के बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बड़े शहरों में जैसा कि आप कह रहे हैं कि 20% तक की, 25% तक की, 30% तक की तेज़ी आई है। अब अगले एक साल के बात अगर हम करें, जिसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटी की भी बात हो रही है कि स्लो डाउन हो सकता है, दुनिया में मंदी आ सकती है, तो 2023 में हम उम्मीद करें कुछ राहत मिलेगी, या आपको लगता है कि नहीं, अब बड़ी मुश्किल से चीज़ें पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इस यहाँ पर रेंटल के मुद्दे पर कोई अभी राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे सकती? देखिए, इंडियन इकोनॉमी तो काफी स्ट्रांग है, तो और जो क्रूड का दाम है वो भी बेसिकली अब सस्ता हो गया है। तो हाँ, मैं मानता हूं कि वर्ल्ड के अंदर काफी परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानना ये है कि इंडिया आउट परफॉर्म करेगा वर्ल्ड को। और दूसरी बात, जहां तक रेंट की इंक्रीज की बात है, तो हमारे ख्याल से एक मुश्त इंक्रीज होना था जो कि अभी हो गया है। यहां से हमें लगता है कि अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा और आने वाले सालों में मुझे लगता है 2023 में ऑनवर्ड्स हमें वापस 6 से 7% की तरफ मूव करने लग जाएंगे। शायद 2023 में 10% टाइप रहे, 2024 में वापस 6-7% हो जाए, पर ये अब धीरे धीरे ठीक होना चाहिए क्योंकि इस बार काफी तेजी से बढ़ गया है रेंट।
तो इसकी वजह क्या मान रहे हैं, ये जो 2 साल 3 साल नहीं बढ़ा, लोगों जो किराए थे, लोगों को बहुत जगहों पे किराए कम करने पड़े अपने, क्योंकि लोग छोड़ के चले गए थे, तो इस वजह से इस तरह की जंप देखने को मिले? तो हुआ क्या कि चूंकि लोग चले गए थे अपने घर से, तो घर अभी खाली हो गए। और लेकिन हर साल जो हमारा कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन का, कि साहब हर साल बच्चे अपने कॉलेज से पास होते हैं और मेट्रो शहर में जॉब करने आते हैं, हर साल लोग छोटे शहरों टियर 2 सिटीज से टियर मेट्रो शहर में जॉब लेते हैं। वो अर्बनाइजेशन तो पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा था शहर में फिजिकली लोगों के होने से, क्योंकि वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अपने अपने छोटे होम टाउन से। अब जब ऑफिसेस खुले और स्कूल खुल गए हैं इस साल, तो एक बार में सब लोगों को वापस आना पड़ा है। जो नहीं भी आना चाह रहे थे उन्हें बच्चों के स्कूल खुलने की वजह से आना पड़ा, और कंपनीज ने भी बेसिकली वर्क फ्रॉम ऑफिस कर दिया है, और सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई इन 2 सालों में। तो एकदम से डिमांड सप्लाई मिसमैच हो गया है, वो भी गेटेड कम्युनिटीज में, वो भी ऑफिस के बगल वालों में ज्यादा हुआ। ज़्यादा समझ आई। अब अगला सवाल अब इंटरेस्ट रेट को ही लेकर के अब होगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, वो बहुत सारे लोगों पे कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ज़्यादा डालती हैं। बाकी आर्थिक रूप से शायद उतना बड़ा महीने का खर्च उतना नहीं बढ़ता होगा, ईएमआई पे शायद उतना असर ना पड़े जितना साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं खरीदें ना खरीदें। रेंटल हाउसिंग के लिए इसे कैसे देख रहे हैं? अगर होम लोन महंगा हो गया तो लोग घर खरीदने के बजाय क्या रेंटल हाउसिंग की ओर मूव कर सकते हैं? और उसमें काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि अगर रेंटल हाउसिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको ऑलरेडी किराया इतना देना पड़ रहा है, तो क्या उनको लगेगा कि किराया देने से अच्छा ही है कि हम अपनी ईएमआई दे दें? आप कैसे देख रहे हैं इस सिनेरियो को? तो हम लोग तो देख रहे हैं ये कि जो आपने दूसरा वाला केस बोला वो ज्यादा देख रहे हैं हम लोग, कि बहुत लोगों को अब ये रेंट चुभने लग गया है कि अचानक से इतना रेंट बढ़ गया है, तो उससे अच्छा हम खुद का ही घर ना ले लें। और कुछ लोगों को थोड़ी इनसिक्योरिटी भी हो गई है कि भाई पता नहीं अगले 2023 में कितना बढ़े, हमें कहीं परेशान ना करे हमारा मकान मालिक, क्योंकि उसको और अट्रैक्टिव ऑफर ना मिले। तो उसकी वजह से हम लोग अब ये देख रहे हैं कि अब काफी ऐसे लोग जिनका पहले घर का लेने का प्लान नहीं था, वो भी बढ़े हुए रेंट से थोड़ा कॉशियस होकर वो अभी घर देखने निकल पड़े हैं। तो काफी सारे हमें ऐसे इंस्टेंसेस मिल रहे हैं जहां पर लोग ये एंड कंज्यूमर अब घर खरीदना चाहते हैं उन सोसाइटीज में, उन एरियाज में जहां पे ऑलरेडी रह रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट तो हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है जी। अब अगला महत्वपूर्ण सवाल जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए है वो ये है कि एक तरफ तो ब्याज दरें बढ़ रही हैं जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं लगातार, दूसरा ये है कि अब इनपुट कॉस्ट को लेकर के अब ये रियल एस्टेट डेवलपर्स कह रहे हैं कि वो बढ़ रही है और वो हमको कहीं ना कहीं कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा, तो अब वो दोबारा मकानों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। आपके लिए आने वाले समय में घरों की कीमतों में अभी और कितनी फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और इस बढ़ोतरी का प्लस इंटरेस्ट रेट की चेंज होती साइकिल का, ये दोनों मिलकर के क्या डिमांड को कहीं ना कहीं रोक सकती हैं, कुछ कम कर सकती हैं क्या? तो देखिए, हमको रियल एस्टेट को ना 10-10 साल के अंतराल में देखना चाहिए ताकि हम शॉर्ट टर्म की जगह उसे बड़ी पिक्चर में देख पाएं। तो अगर आप देखें तो 2008-2010 से लेकर 2020-22 तक ज्यादातर अगर आप लोगों से पूछें तो उनका घर खरीदने के बाद एक्सपीरियंस प्राइस के हिसाब से कोई बहुत खास नहीं रहा है। अगर आप CAGR निकालें, परसेंटेज रिटर्न निकालें कैपिटल प्राइसेस में घरों के, तो वो बेसिकली बेरली 3-4% रहा है मोटा मोटा 2008 के गिरावट के बाद से लेकर आज तक। तो और लेकिन स्टील और सीमेंट का प्राइस, जैसे आपके शो के अंदर ही बात हो रही थी, वो हर साल 8 से 10% बढ़ता रहता है। बिल्कुल। अगर सोचिए आपकी 3 साल भी प्राइस अगर कांस्टेंट रह जाए, जैसे मान लीजिए 2018 से 2021 तक, इस पीरियड के अंदर भी अगर 3 साल, क्योंकि बीच में GST हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका भी बड़ा फर्क पड़ा प्राइसेस पर, 3 साल भी अगर प्राइस कांस्टेंट रह जाए और इन्फ्लेशन स्टील सीमेंट का 10% है, तो समझ लीजिए कि आपको घर 30% सस्ता मिल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप 10-10 साल के अंतराल में देखें तो अभी जो घरों के प्राइसेस हैं वो बहुत ही फेयर है, उनके अंदर कोई यूफोरिया नहीं है, और आगे भी जो बढ़ेंगे वो इन्फ्लेशन को ही डिपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बिल्डर जानबूझ के बढ़ा रहा है अपने मार्जिन के लिए। तो हमें लगता है कि प्राइसेस फेयर हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ज्यादातर बायर जो एंड कंज्यूमर है, यहाँ पर अभी सट्टेबाज नहीं है कि मैंने आज का खरीदा और 3 महीने बाद बेच दिया, वो लोग नहीं आए मार्केट। ये बहुत ही अच्छा सबूत है मार्केट का कि रियल एस्टेट मार्केट सॉलिड है और जेन्युइन डिमांड से ड्रिवन है। इसके अंदर इन्वेस्टर्स भी आएंगे जब ये तेजी पकड़ेगा।
लेकिन अभी हमें लगता है कि अगले 5 साल 10 साल बहुत अच्छे रहेंगे। तो पिछला दशक अच्छा नहीं रहा, पर ये दशक बहुत अच्छा रहेगा रियल एस्टेट। एक एक अगला सवाल पे मैं जाऊँ, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रहेगा। अभी जो आपने सट्टेबाजी वाला सवाल जो जो किया आपने, आपको ये जो बीच में एक स्लो डाउन देखने को मिला ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट में, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब अनरियलिस्टिक डिमांड जनरेट की गई थी, बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे जिन्होंने प्राइसेस को भी ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया था, और जो एक्चुअल जो मिडिल क्लास लोग जो ख़रीदना चाह रहे थे उनके लिए ऑलमोस्ट फ्लैट लेना दिल्ली एनसीआर या मेट्रोज में बहुत मुश्किल हो गया था। खासतौर से इतने सारे बिल्डर्स थे लेकिन लोगों को सही दाम पर रेट ही नहीं मिल रहे थे। अब हम देखते हैं कि इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी उसी रेट के इर्द गिर्द ही लोग जो है फ्लैट ले पा रहे हैं। नहीं नहीं, आप बात सही बोल रहे हैं कि देखिए ये तो हमेशा होता ही है। इसके अंदर कोई हमेशा हर किसी एसेट क्लास में साइकिल्स आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी शॉर्ट टर्म सोच रहा है वो गलत कर रहा था। तब ऐसा ही हाल था कि गड्ढा खुद रहा था, लोग प्रॉपर्टी ले रहे थे और 3 महीने में उस प्रॉपर्टी को बेच दे रहे थे। तो हर ही एसेट क्लास में ऊपर की साइकिल आती है, नीचे की साइकिल आती है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जब साइकिल उठना शुरू होती है उसके जो सारे साइंस होते हैं वो सब साइन दिख रहे हैं। उसके साइन यही होते हैं कि एंड कंज्यूमर जेन्युइन डिमांड के साथ आता है, रेंट का इंक्रीज बढ़ता है। तो जो रेंटल यील्ड है वो रेंटल यील्ड मतलब कि साल में जितना आप रेंट देते हैं डिवाइडेड बाय जो प्रॉपर्टी का प्राइस है, वो जब तेजी थी तो 1-1.5% हो गया था। खासकर बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में जहां बता रहे हैं कि प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और आप सही बोल रहे हैं, उसके तरह बढ़ने की वजह से ही अफोर्डेबिलिटी एकदम आउट ऑफ द रीच हो गई। तो वो ठंडा हुआ है पिछले 5-6 सालों में, और आज वो रेंटल यील्ड 2.5 से 4% के बीच आ गई है, जो ये शो करती है कि जेन्युइनली प्रॉपर्टी के प्राइसेस अब अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल है। चलिए, अब हम देख रहे हैं कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट में आ गई है, और जून 2022 में क्रेडिट ग्रोथ हमने देखा 14% से ऊपर पहुंच गई है। ये जो क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है ये हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नहीं आ रही है और बाकी जगहों से नहीं आ रही। तो क्या ये हाउसिंग सेक्टर की इसमें हिस्सेदारी है? क्या बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं मकान खरीदने के लिए? हाँ जी, एकदम आपकी बात सही है। अब ये 14% बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ थी वो कोविड में काफी कम हो गई थी। बैंक भी कम देना चाह रहे थे लोन, और ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री ने भी अपने आप को बहुत डीलेवरेज किया है। तो उसका भी ये फर्क है, और ये बहुत अच्छा साइन है कि अब क्रेडिट ग्रोथ बैंकिंग की बढ़ रही है। और हमें लगता है कि इसके अंदर जो इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी और बढ़ेगा, क्योंकि अभी होम लोन ऑलमोस्ट हर आदमी, हम ये बोलना चाहेंगे कि 85 से 90% लोग आजकल होम लोन ले लेते हैं, चाहे वो फुल होम लोन ना ले चाहे स्मॉल क्वांटिटी में ले, और होम लोन ले लेते हैं। और होम लोन के अंदर भी ग्रोथ बहुत ही मैसिव रही है पिछले 2 सालों में। हमारे nobroker.com प्लेटफॉर्म पर ही हमने करीब 150% इंक्रीज देखा है पिछले 2 सालों में होम लोन का। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। बैंक अब लोन देने को तैयार हैं। कोविड होपफुली हमारे पीछे हो गया है, और रिटेल जनता को, हम सब लोगों को अवेलेबल हो रहा है होम लोन। तो ये सब साइन काफी अच्छे हैं और इनकरेजिंग है।